हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लॉज ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस बुक का 3 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करे हैं, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट की ज़रूरत इसलिए ताकि वो कानून बनाए। अब कानून तो उन्होंने बना दिए, उन कानून को समझने की भी तो ज़रूरत है। अब कानून को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, वही सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो जैसे कि उन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोगों को आप फैमिलियर भी होंगे, जानते होंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे कानून के बारे में आपको पता भी होगा, जैसे कि मैरिज की एज क्या है। ठीक है, ये भी एक कानून बनाया गया था कि कितनी एज में शादी होनी चाहिए। उसके बाद वोट कितनी एज में दिया जा सकता है, कि एक पर्सन जो है वो कितनी एज में वोट दे सकता है। इवन दो प्रॉपर्टी को खरीदने और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी कुछ लॉज जो है वो बनाए गए हैं। अब हमें पता चल गया है कि पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉज बनाना। क्या ये जो लॉज बनाए गए हैं, क्या ये सभी पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं या सभी पर्सन्स के ऊपर लागू होते हैं। नए लॉज जो हैं, नए नए कानून जो है वो किस तरीके से लाए जाते हैं। क्या कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल है, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, या फिर अगर लोगों को पता है तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और सिटीज़न जो है वो ऐसे अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉज के ऊपर किस तरह से जो है वो बिहेव करते हैं या रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको बताया है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या कानून जो है वो सभी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, क्या सभी के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर लागू किया जाता है। आपको यहाँ पे एक सिचुएशन सी दी हुई है और आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना है। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनका एक बेटा है। ठीक है, वो अपने बेटे को 10 साल की सज़ा से बचाना चाहते हैं। उसको 10 साल की सज़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे रहा है, बिकॉज उनके बेटे ने क्या किया था, क्राइम किया था। तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसका ये जो एक्शन, मतलब अपने बेटे को बचाने का एक्शन जो था, क्या ये सही है। क्या वो अपने बेटे को कानून से बचा सकता है, जस्ट इस वजह से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उसके पास पैसा है और उसके पास पॉलिटिकल पावर है। तो ये जो केस हम पढ़ रहे हैं ना, इस केस से हमें ये पता चलता है कि वो वायलेशन कर रहा है लॉ की, कानून की उल्लंघना कर रहा है, कानून को नहीं मान रहा है। जैसे कि आपने यूनिट 1 में पढ़ा था कि जो मेंबर्स होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के, वो एग्री कर रहे थे कि देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में आर्बिट्रेटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है वो नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये था कि अपनी मर्जी से कोई भी कानून को नहीं चला सकता है, इसलिए गवर्नमेंट को भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। हमारा संविधान बनाया गया है, संविधान असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के द्वारा हमारा संविधान बनाया गया है, जिसमें बताया है कि गवर्नमेंट को किस किस तरीके से काम करना है। कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है। अपनी मर्जी से उठो, अगर आपको उसके साथ जिद है तो आप उसको सज़ा दे दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कानून में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम दूसरे को पनिश कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो आगे बोला है कि इंस्टीट्यूटेड सेवरल देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन जो है वो एस्टैब्लिश किए हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सभी लोग जो है वो एक ही तरह से काम करेंगे। जैसे उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया। क्या है रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि कंट्री के अंदर, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं वो सारे के सारे लॉ के सामने इक्वल हैं। कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, सब के सब कानून के बराबर हैं। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। लॉ जो है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे। कहने का क्या मतलब है, जो कानून है ना वो किसी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, उसके धर्म को लेके, उसकी जाति को लेके और उसके लिंग को लेके, उसके जेंडर को लेके। व्हाट द रूल ऑफ लॉज? रूल ऑफ लॉज है क्या? तो रूल ऑफ लॉज का मतलब है कि जितने भी लॉज हैं, ठीक है, वो सिटीजन्स, कंट्री के सिटीजन्स के ऊपर इक्वली अप्लाई किए जाएंगे और कोई भी उन लॉज से ऊपर नहीं होगा। कहने का ये मतलब है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, ठीक है, चाहे वो अमीर इंसान हो, चाहे वो इवन कंट्री का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, सब के सब कानून की नज़र में क्या है, बराबर हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट गलती कर रहा है तो वही सज़ा प्रेसिडेंट को भी मिलेगी जो कि एक गरीब आदमी को दी जा रही है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि कोई भी क्राइम या कोई भी वायलेशन करेगा लॉ की,
उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट दी गई है, और स्पेसिफिक पनिशमेंट के थ्रू, ठीक है, वो स्पेसिफिक पनिशमेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया हुआ है कि किसको कौन सी पनिशमेंट देनी है अगर जो कोई कौन सा क्राइम करेगा। ठीक है, अगर कोई लॉ को वायलेट करेगा, लॉ की उल्लंघना करेगा, कोई मतलब जुर्म कर रहा है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया है, और उसी पनिशमेंट्स के थ्रू, उसी प्रोविजंस के थ्रू उनको पनिशमेंट दी जाती है। तो फिर आगे बोला है, बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, क्या हमेशा से ही ऐसा होता था? तो ऐसा नहीं था। अगर आप एंशियंट इंडिया की बात करेंगे तो बहुत सारे लोकल लॉज जो थे उस समय पे बनाए गए थे। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो थी वो अलग अलग तरह की पावर उनके पास थी, और अलग अलग तरीके से वो क्या कर रहे थे, लॉज को चला रहे थे। अगर कुछ केसेस में यहाँ पे बात की है कि जैसे दो पर्सनस हैं, उनको पनिशमेंट दी जा रही है, तो उन पर्सनस को एंशियंट टाइम पे पनिशमेंट जो थी वो कास्ट के बैकग्राउंड के बेसिस पे दी जाती थी। ठीक है, मतलब उनकी जाति जाति के बेसिस पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट का कंसेप्ट यहाँ पे फिर से आ गया। जो अपर कास्ट के लोग होते थे ना, उनको कम सज़ा दी जाती थी, लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको हार्शली पेनलाइज किया जाता था, यानी कि उनको बहुत ही गंदी वाली हार्श वाली सज़ा जो थी वो दी जाती थी। लेकिन ये जो सिस्टम था ये स्लोली स्लोली चेंज होने लगा जब कॉलोनियल पीरियड आना शुरू हो चुका था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो इस सिस्टम को धीरे धीरे क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म तो नहीं, मतलब कम कर दिया गया। अब ये भी माना जाता है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आए, उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना लिया, तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जो हिस्टोरियंस है ना वो ऐसा नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि जो रूल ऑफ लॉ था उसको ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में लाया, बल्कि इंडिया के लोगों ने ही उसको इंडिया के अंदर लाया था। किस तरीके से? दो बेसिस के ऊपर हिस्टोरियन जो है वो ये क्लेम करते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल ऑफ लॉ को इंडिया में नहीं लाया गया था। देखिए, रूल ऑफ लॉ क्या था, मैंने अभी आपको बताया। रूल ऑफ लॉ में क्या है, सभी पर्सन जो है ना कंट्री के वो इक्वल है बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब के सब लोग जो है वो इक्वल है, उसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। अब पहला रीज़न क्या है? फर्स्ट, दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया था ना वो आर्बिट्रेरी था, मतलब उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था, ना ही उसके पीछे कोई रीज़न था और ना ही उसके पीछे कोई सिस्टम था। उनका जैसा मन करता था वो वैसे ही कानून बना देते थे, तो जिससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती थी। और दूसरा ये था कि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे ना, जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनका एक प्रोमिनेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में। अब एक एग्जांपल ये भी है आर्बिट्रेरीनेस की, दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ, जो कि ब्रिटिश कानून में, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उसमें एक आर्बिट्रेरीनेस ये भी है। उन्होंने अपनी मर्जी से एक कानून बना दिया था, वो था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। अब ये सेडिशन एक्ट था क्या? तो ये इस एक्ट के तहत ना कोई भी पर्सन अगर सेडिशियस एक्टिविटी करता था, राजद्रोही एक्टिविटी करता था, कहने का ये मतलब है जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था या उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको क्या करती थी, सीधा जेल में डाल देती थी 2 सालों के लिए, विदाउट एनी ट्रायल। विदाउट ड्यू ट्रायल का मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं होती थी, पुलिस में कोई भी, पुलिस स्टेशन में कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाता था, उनको उठाकर सीधा जेल में डाल दिया जाता था 2 सालों के लिए। तो ये एक क्या था, एक आर्बिट्रेरीनेस था, या बोल सकते हो आर्बिट्रेरी तरह से एक लॉ बनाया गया था, अपनी मर्जी से एक लॉ बनाया गया था, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा, उस समय पे लोगों को बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, हाँ, मतलब खटक रहा था उनकी आंखों में। अब जो इंडियन नेशनलिस्ट थे ना, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया किसको? आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी मनमर्जी से जो ब्रिटिशर्स कानून बना रहे थे ना, उनके अगेंस्ट इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या किया, एक समानता के लिए उन्होंने लड़ाई करी और वांटेड टू चेंज, और इस आइडिया को चेंज करने की कोशिश की। कौन सा आइडिया? ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स टू ओबे टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस। कहने का ये मतलब है कि उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने जो इंडियन नेशनलिस्ट थे ना, जो राष्ट्रवादी लोग थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उन्होंने फाइट किया कि भाई इक्वालिटी लाई जाए, यहाँ पे सबको एक समानता दिखाई जाए, और साथ ही साथ में वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कानून बनाया गया है ना, उनको फोर्सफुली उनको रूल नहीं करना, उनको मतलब ओबे नहीं करना है, उसकी आज्ञा नहीं करनी है ब्रिटिशर्स के बनाए हुए रूल्स को, बल्कि उनको एक ऐसा रूल्स बनाने चाहिए जिसमें सभी लोगों को इंसाफ दिया जाए, सभी लोगों को एक समान देखा जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ, 19th सेंचुरी के
खत्म होते ही जो इंडियन लीगल प्रोफेशन से आल्सो बिगिन इमर्जिंग एंड डिमांडिंग रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। जो इंडियन लीगल प्रोफेशन से जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम भी आपके कोर्ट्स में, कॉलोनियल कोर्ट्स में क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, फिर उनको क्या किया गया, दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन। और उन्होंने कानून का इस्तेमाल कर कर इंडियन लोगों के राइट्स पे क्या किया, उसको बचाने की कोशिश की। इंडियन जजेस जो थे उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन मेकिंग डिसीजंस, यानी कि कोई भी कानून बनाने में भी या कानून बनाया जा रहा था उसमें भी अपना रोल प्ले किया, किसने, इंडियन जजेस ने। देयरफॉर देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियन प्लेड अ मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे तरीकों में इंडियंस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लॉ को, रूल ऑफ लॉ को की ग्रोथ करने में या उसके अंदर बदलाव लाने में कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। ठीक है, जब ये मतलब नेशनलिस्ट जो थे जब ये डिमांड करने लगे, फाइट करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, तो बहुत सारे इंडियन नेशनल लोग जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हाई कोर्ट्स में, वहाँ पे कॉलोनियल कोर्ट्स में जाके पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। कुछ लोग जजेस बन गए, कुछ वकील्स बन गए, तो उन्होंने भी लॉ का यूज़ करके अपने इंडिया के लोगों के हक के लिए उन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक और पार्ट था, यहाँ पे ये मैं बता दूँ, यहाँ पे क्या बताया है, एक अनदर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस की दी है, वो थी क्या, राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट को 1919 में लाया गया था, पास किया गया था, जो कि अलो कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो किसी भी पर्सन को जेल में, किसी भी पर्सन यानी कि जो उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा, जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा, जो उनके अगेंस्ट क्रिटिसाइज करेगा, उनको क्रिटिसाइज करेगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट जो थे जिसमें महात्मा गांधी भी जो थे उन्होंने क्या किया, इस राउलेट बिल को या इस राउलेट एक्ट को अपोज किया। बहुत सारे लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी राउलेट एक्ट जो था वो 10 मार्च 1919 को क्या हो गया, लागू कर दिया गया। पंजाब में बहुत सारे लीडर्स जो थे जैसे डॉक्टर सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने क्या किया, इस मतलब इस बिल के ऊपर वो बात कर रहे थे, लेकिन इनको अरेस्ट कर दिया गया। फिर क्या किया गया, एक मीटिंग जो थी वो हेल्ड की गई जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 में एक मीटिंग जो थी वो बिठाई गई जलियांवाला बाग अमृतसर में। लेकिन वहाँ पे जनरल डायर जो था उन्होंने क्या किया, पार्क में आया अपने आर्मी ट्रूप्स के साथ, और उन्होंने एग्जिट पॉइंट जो था, उसको, एक ही एग्जिट पॉइंट था, बाहर जाने वाला एक ही रास्ता था, उसको क्लोज कर दिया। और बिना किसी वार्निंग के उन जनरल डायर ने अपनी ऑर्डर की, अपनी ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को ऑर्डर कर दिया कि वो क्या करे, निहत्थे लोगों पे फायरिंग करना शुरू कर दे। बहुत सारे लोग जो थे वो इसके अंदर मारे गए, बहुत सारे घायल हुए, इंक्लूडिंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, औरतें और बच्चे भी इसमें क्या हो गए थे, घायल हुए थे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उस समय पे बैसाखी का मेला भी वहाँ पे लोग सेलिब्रेट करने आते थे। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग हेल्ड कर रहे थे कि किस तरह से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल मलिक को छुड़वाया जाए, जेल से निकलवाया जाए। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो ऐसे ही मारे गए, और ये जो था, ये जो इंसिडेंट रहा, इसको जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए आप पिक्चर, यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए थे, देख रहे हैं आप, बहुत ही कैजुअलिटीज़ जो थी उस समय पे फेस करने की पड़ी थी लोगों को। तो ये भी क्या था, आर्बिट्रेरीनेस था। ठीक है, एक रूल बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि कोई भी लोग अगर उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा तो वो क्या करेंगे, लोगों को उठा के जेल में डाल देंगे। तो जिस तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच अवर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगेन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ये एक फाउंडेशन रहा हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिन्होंने कंट्री के लिए लॉज बनाना शुरू कर दिया इसके बाद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, इलेक्शंस कंडक्ट होने के बाद हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो कंट्रीज़ के लिए लॉ बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। हर साल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नए नए तरह के लॉज जो हैं वो क्या करते हैं, पास करते हैं, या फिर जो लॉज पहले से ही बने हुए हैं उनके अंदर अमेंडमेंट करते हैं। अमेंडमेंट करने का मतलब बदलाव लाते हैं। आपने क्लास 6 की बुक में भी पढ़ा होगा, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या है ये लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंगली जो बेटा है, बेटी है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, उन सबको इक्वल शेयर दिया जाएगा फैमिली की प्रॉपर्टी में। इससे पहले ऐसा था कि सिर्फ लड़कों का हक होता था अपने पिता की प्रॉपर्टी पे, लेकिन जब ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इस एक्ट के बाद क्या हो गया,
जैसे बेटे को प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाता है वैसे ही बेटी को भी दिया जाएगा और उनकी माँ का भी हिस्सा रहेगा प्रॉपर्टी के अंदर। इसी तरह से बहुत सारे न्यू लॉज जो थे वो इनैक्ट किए गए, लागू किए गए, जैसे कंट्रोल पोल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक्ट लाए गए। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी, किस तरीके से लोग जो है वो मतलब ये सोचते हैं या उनको ऐसा लगता है कि नया लॉ जो है वो आना चाहिए। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, और इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। देखिए अगर आप 1947 की बात करेंगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो तब ना ही मोबाइल फ़ोन्स होते थे, ना ही इंटरनेट था, ना ही कोई टेक्नोलॉजी उस समय पे इतनी ज़्यादा डेवलप थी। अब उस समय पे तो लॉज इंटरनेट से रिलेटेड कोई लॉज नहीं था। तो अब जैसे जैसे इंटरनेट हमारे कंट्री के अंदर आया तो उसके ऊपर लॉज बनाए गए, ये होते हैं हमारे न्यू लॉज। जब लगता है कि नए कानून जो हैं वो लाए जाने चाहिए, तो वो कानून जो है फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको फ्रेम किया जाता है। आगे क्या बताया है, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, किस तरीके से नए लॉज लाए जाते हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया कि पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है लॉज को बनाने में, ठीक है। बहुत सारे तरीकों से पार्लियामेंट जो है वो ये काम करती है, और डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग जो है सोसाइटी के अंदर, जब उनको लगता है कि नया कानून आना चाहिए, तो वो डिमांड करते हैं कि एक पर्टिकुलर लॉ को क्या किया जाए, फ्रेम किया जाए। एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो पार्लियामेंट का भी रहता है कि वो क्या करे, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखे, और देखने के बाद अगर उसको लगता है कि ये लॉ आना चाहिए तो वो उसको इम्प्लीमेंट करे। उसके बाद क्या है, लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्राउट टू द अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर द इशू टू बिकम लॉ। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने आपको एक स्टोरी सी आगे दी होगी, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद किस तरीके से पार्लियामेंट की अटेंशन डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस एक इशू था, इसको इस इशू के ऊपर पार्लियामेंट ने किस तरह से अपनी अटेंशन दी, और किस तरीके से इस इशू को एक लॉ बना दिया गया बाद में, ये सारा इस कहानी में, कहानी के थ्रू बताया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये भी था जेंडर इक्वालिटी, यानी कि औरत मर्द ठीक है सब क्या है, इक्वल होने चाहिए। अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब हो गया इंजुरी या और हार्म, और थ्रेट ऑफ इंजुरी और हार्म काज्ड बाय द एडल्ट मेल यूजली द हस्बैंड। कहने का ये मतलब है कि एक पति के द्वारा कोई मतलब हार्म किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या धमकी दी जा रही है उसको नुकसान पहुंचाने की, उसको मारा जा रहा है अपनी बीवी को, किसको, अपनी बीवी को, ठीक है। इंजुरी जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, फिजिकली मतलब मार कूट के भी हो सकती है, बिटिंग मुंह से बोल कर भी हो सकती है, और मार के भी हो सकती है, या फिर उसको मतलब गाली गलौज करके भी हो सकती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंजरी। जो अब्यूज़ किया जा रहा है ना, गाली गलौज किया जा रहा है वुमेन को, वो वर्बल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, और इकोनॉमिक अब्यूज़ भी हो सकता है, ठीक है। मुंह से बोल के भी हो सकता है, सेक्सुअली भी उसको अब्यूज़ किया जा सकता है, और पैसों के बेसिस पे भी उसको क्या किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, अब ये जो एक्ट पास किया गया ना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो टर्म थी ना डोमेस्टिक, उसमें बताया गया कि जितनी भी वुमेन्स हैं, चाहे वो मतलब जो अपने एक मतलब एक घर में रह रही हैं, चाहे वो बहन है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बीवी है, ठीक है, कोई भी जो वुमेन एक घर के अंदर रह रही है अपनी फैमिली के साथ, उसके उसको विद द मेल मेंबर हु इज परपिट्रेटिंग द वायलेंस, जो उसके ऊपर वायलेंस कर रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। उसको बोला गया है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जो कि घरेलू हिंसा होती है, जिसमें एक पति जो है वो अपनी पत्नी को मार रहा है, एक बाप जो है वो अपनी बेटी को मार रहा है, यानी कि एक औरत के साथ जो है वो मिसबिहेव किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको हैरेस किया जा रहा है, तो ये एक्ट उसके लिए जो था वो पास किया गया था। अब ये एक इशू था, इस इशू को किस तरीके से लॉ बनाया गया वो आपको एक स्टोरी के तहत बताया है। देखिए यहाँ पे क्या है, शाजिया जो है वो क्या कर रही है, वो बोल रही है कि क्या तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा, वो कुसुम को बोल रही है कि क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, क्या ये औरतों के लिए अच्छी खबर नहीं है। देन कुसुम जो है वो उसको बोलती है, नॉट जस्ट वुमेन, ना ही सिर्फ वुमेन्स के लिए, वायलेंस फ्री होम, जहाँ पे मतलब हर एक को घर में हिंसा होती थी, वहाँ पे अब हर एक इंसान को क्या है, ठीक है, जहाँ हर एक घर में लड़ाई झगड़ा होता था, वहाँ पे हर एक सबको क्या है, बेनिफिट मिलेगा। कुसुम जो है उसने बोला कि बहुत टाइम लग चुका है इस इशू को लॉ बनने में, इस लॉ को पास होने में बहुत लंबा समय लगा है। इनफैक्ट इट बिगेन विद द एस्टैब्लिश नीड फॉर अ न्यू लॉ, और अब ये शुरुआत है कि एक नए लॉ की क्या है, ज़रूरत पड़ेगी। कुसुम और शाजिया जो थे ना वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ, उनको याद है कि किस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो था वो पास किया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जब परमिशन मिली, उसको इनेक्ट किया गया कंट्री के अंदर, तो इसके पीछे पूरी जर्नी जो है वो आपको बताइए कि किस तरीके से किया गया था। अप्रैल 1991 का डे है,
सॉरी ईयर है। एक टिपिकल डे जो था ऑफिस के अंदर कुसुम और शाजिया के लिए बताया है कि एक औरत जो है वो बोल रही है कि आई नीड एडवाइस, मुझे आपकी एडवाइस चाहिए, मुझे मेरा हस्बैंड जो है वो रोज़ मारता है। आई हैव नॉट टोल्ड एनीवन सो फॉर, मैंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया है, मुझे शर्म आती है और ना ही मैं कहीं पे जा सकती हूँ, लेकिन बट आई हैव नॉट वेयर टू गो, ना ही मैं कहीं जा सकती हूँ, ना नहीं मैं पहले कहीं भी नहीं गई और ना ही मैं अभी कहीं जा सकती हूँ। फिर इसके बाद जो है एक और औरत जो है वो ये बोल रही है, ये वाली दूसरी औरत, कि आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ, मुझे मेरे बेटे और मेरी बहू जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, वो मुझे गाली गलौज करते हैं और उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट्स भी हथिया लिए हैं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है कि देखिए ये एक कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू था ना, इसको लॉ बनाया गया था, ये सारा इसमें बताया है। फिर उसके बाद वो औरतें बोल रही हैं कि मैं जो हूँ पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये जो हिंसा हो रही है ये खत्म हो जाए। दूसरी वुमेन जो है वो बोल रही है कि आई जस्ट डू नॉट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, मैं नहीं चाहती कि मुझे मेरे घर से ही बाहर निकाल दिया जाए जहाँ पे मैं रहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ, देन उसके बाद ये शाजिया जो है या कुसुम जो है वो ये बोल रही है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है, जो हमारा अभी का कानून है, उस समय का जो कानून था वो क्रिमिनल वन था, इसलिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन ना जाए। देखिए एक होता है क्रिमिनल वन लॉ, क्रिमिनल लॉ बोल सकते हैं, और एक होता है आपका सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, आपको पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी ही पड़ती है, उसके बाद आपके साथ कोई ना कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन सिविल लॉ में क्या होता है, आप चाहे पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपने जो भी मतलब बात चाहते हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकती है, वो मतलब उसके ऊपर काम किया जा सकता है। देन उसके बाद 1990s का टाइम पीरियड ही चल रहा है। द नीड फॉर अ न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, अब एक नए कानून की जो थी डिमांड जो थी वो बढ़ रही थी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है। बहुत सारी वुमेन जो थी वो अब मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुन रही थी, बहुत सारी वुमेन जो थी वो प्रोटेक्शन चाहती थी, ठीक है, क्योंकि उनके उनके हस्बैंड जो थे वो मारते थे, लेकिन वो अपने घरों से द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड एंड ऑफन टेम्परेरी रिलीफ, वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस द इशू। अब बोला गया था कि बहुत सारी वुमेन जो थी वो अलग अलग तरीके की बातें सुन रही थी और बहुत सारी वुमेन जो थी वो चाहती थी कि उनके हस्बैंड उनको ना मारे, और वो चाहती थी कि वो उसी घर में अपने हस्बैंड के साथ रहे लेकिन बिना किसी वायलेंस के। अब उनको ये जो टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा था ना, तो मतलब जैसे थोड़ा मारा, पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट लिखवाई, एक दो दिन के लिए हस्बैंड को लॉकअप में डाला, फिर से छोड़ दिया और फिर से मारपीट शुरू होगी, तो वो इस तरीके की जो चीज़ थी वो नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि एक नया सिविल लॉ जो है वो पास हो ताकि इस इशू से हम वो लोग बच सके। उसके बाद क्या हुआ, 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव, ठीक है, ग्रुप था लॉयर्स का, लॉ स्टूडेंट्स का, एक्टिविस्ट का, आफ्टर नेशन वाइड में कंसल्टेशन जो थी वो डाली गई, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, किस तरह से प्रिवेंशन मतलब किस तरह से बचाया जा सकता है और किस तरीके से बचा सकते हैं, ये एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया और इस ड्राफ्ट को पूरे कंट्री के अंदर सर्कुलेट करवाया गया। डेफिनेशन जो थी डोमेस्टिक वायलेंस की वो इस ड्राफ्ट के अंदर बताएगी, इवन फिजिकली, इकोनॉमिकली, सेक्सुअली एंड वर्बली और इमोशनल अब्यूजेस के बेसिस पे किस तरीके से वुमेन्स के साथ मतलब वायलेंस किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो थी वो उस ड्राफ्ट के अंदर बताया गया। देन उसके बाद लॉ शुड कवर एनी वुमन लिविंग विद इन अ शेयर डोमेस्टिक पेपर, अब ये जो लॉ बनाया गया ना कि एक औरतें जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं वो पूरा उसको कवर किया गया, और उनको बताया गया कि दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड, और एक और चीज़ ऐड की गई कि अब उनको उनके घर से नहीं निकाला जाएगा, उनको उन्हीं के घर पे रह के प्रोटेक्शन जो थी वो दी जाएगी। वट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, फिर एक क्वेश्चन जो है मतलब एक यहाँ पे असेंबली पूरी बैठी हुई है, ठीक है, ग्रुप बैठा हुआ है और वो सारे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उस लॉ में होनी चाहिए। फिर वो बोल रहे हैं कि मॉनेटरी मॉनेटरी यानी कि पैसों पैसों की भी कोई ना कोई जो बात थी था वो होनी चाहिए, ठीक है, वो भी मिलने चाहिए। उसके बाद मीटिंग्स जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कंडक्ट करवाएगी। अब क्या हुआ, जो वुमेन्स मूवमेंट थी ना वो चाहती थी न्यू लॉ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, एक नया लॉ चाहती थी। गवर्नमेंट जो थी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जल्द ही क्या किया, एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। पहले भी लॉ बन के आया लेकिन उसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया क्योंकि उसके अंदर वो सब चीज़ें नहीं थी जो वो चाहते थे। फाइनली जो बिल था उसको इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर 2002 में, लेकिन ये जो बिल था, दिस बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग, वो बोल रहे थे कि हम जो हमने सजेस्ट किया था इस बिल के अंदर वैसा तो कुछ भी नहीं है, हमें इस बिल को अपोज करना होगा प्रेजेंट फॉर्म के अंदर। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड आल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पेटिशन, यानी कि हम एक ऑनलाइन पेटिशन जो है मतलब एक मांग जो है वो रखेंगे कि हमें ये वाला कानून नहीं चाहिए, क्योंकि जो जो डिमांड हम चाहते थे इस लॉ के अंदर वो सब लॉ के अंदर वो सब बातें नहीं डाली गई हैं। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे और अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे।
उसके बाद बहुत सारी वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन ने, नेशनल कमीशन जो थी वुमेन्स की, उन्होंने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में सबमिशंस लगाई, ठीक है, वहाँ पे मतलब डिमांड रखी है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सारी वुमेन जो थी यहाँ पे इन्होंने कमेटी रखी, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी कमेटीज रखी और फिर उन्होंने अपनी डिमांड की। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्टूबर 2006 में क्या हुआ, देखिए, this law is the first in recognizing a woman's right to a violence-free home and provides a comprehensive definition of domestic violence। अब जो लॉ प्रपोज किया गया 2006 में, इस लॉ में वुमेन्स को वायलेंस फ्री जो घर था वो दिलवाया गया और साथ ही साथ में डोमेस्टिक वायलेंस की एक कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन जो थी वो भी प्रोवाइड की गई, ठीक है। बताया गया कि अब का जो कानून है वो क्या है, यही बताया जा रहा है। अब ये एक सिविल लॉ था जिसका मेन एम ये था कि बहुत सारी वुमेन्स को, इंक्लूडिंग वुमेन्स कौन सी, बीवी, माँ, बेटियां या बहनें, जिनके ऊपर भी वायलेंस हो रहा है, वो अपने घर में रह सकते हैं और उनको मॉनेटरी रिलीफ भी मिलेगा, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो क्या होने लगी, कंटिन्यू चलती रही प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, दिस लॉ इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकोगनाइजेज, ये लॉ जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप दिया इसने, क्योंकि इसने सभी वुमेन्स को क्या किया, अधिकार दिया कि वो उसी घर में रहें जिस घर में मतलब उनके साथ भेदभाव हो रहा था या उनके साथ मार पिटाई हो रही थी, वो उसी घर में रहेंगे और अब उनको कोई भी हानि या नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया जाएगा। वुमेन्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी किसी भी वायलेंस के अगेंस्ट। वुमेन जो है वो मॉनेटरी पैसे भी उनको दिए जाएंगे उनके पति के द्वारा, और मेडिकल कॉस्ट यानी कि जितने भी खर्चे हैं उनसे रिलेटेड उनको पैसे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद बोला गया, नाउ बिगिंस अनदर लॉन्ग जर्नी, अब एक नई जर्नी जो है वो और शुरू करनी पड़ेगी। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स, और अब वो नई जर्नी क्या थी, लॉ तो बना दिया गया, अब उस लॉ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरीके से उसको चलाया जाएगा, ये सब चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट को देखना, ये इंश्योरेंस इसकी देनी पड़ेगी। लास्ट में ये बोला है वाई इज दिस एन इम्पॉर्टेंट लॉ, और ये इंपॉर्टेंट लॉ क्यों था, ठीक है, ये इसमें बताया है। फिर आगे क्या बोला है, एज द अबव एग्जाम्पल शो, जिस तरह से आपने अबव ऊपर पढ़ा, तो जो रोल था ना सिटीजन का, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट के अंदर, ताकि पार्लियामेंट जो है वो पीपल्स की भी आवाज़ सुने कानून को बनाने में, मतलब लोगों की, सिटीजन की भी राय ले सके। फ्रॉम एस्टैब्लिश द नीड फॉर अ न्यू लॉज टू इट्स बीइंग पास एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज अ क्रूशियल एलिमेंट। ये बोला गया है, किसी भी कानून को बनाने के लिए, किसी भी नए कानून को बनाने के लिए या पास करने के लिए हर एक स्टेज पे हर एक सिटीजन की आवाज़ जो है वो सुनी जानी चाहिए, और वो एक क्रूशियल एलिमेंट जो है वो उसकी तरह काम करता है। देन ये जो वॉइस थी ना, ये किस किस तरीके से जो है वो सुन सकते हैं या पार्लियामेंट तक किस किस तरीके से पहुंच सकती है, टीवी रिपोर्ट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ठीक है, रेडियोज़ के थ्रू, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, जो लोकल मीटिंग्स होती हैं उसके थ्रू, ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करेगी पार्लियामेंट को, ताकि वो लोगों के लिए और अच्छा काम कर सके, एसेसिबल और ट्रांसपेरेंट काम कर सके। अब लास्ट आपका यहाँ पे आता है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, यानी कि जिन कानून, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कानून, वो लॉ तो लीगल है, लेकिन पीपल्स के लिए वो लॉ जो है वो अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल रहते हैं, उनको लगता है कि वो कानून जो है वो सही नहीं है, तो उसके लिए भी क्या है। तो लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासिस लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे लॉज भी बनाए हैं जो कि बहुत अनपॉपुलर हैं, ठीक है, फेमस नहीं है, ये लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, या लोगों को लगता है कि वो हमारे लिए गलत है। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो जो लॉ बनाया गया है, अगर आप संविधान से रिलेटेड देखें या कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे देखें, तो वो लॉ जो है वो लीगल है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल, क्योंकि उनको लगता है कि उस कानून के पीछे जो कानून की जो इंटेंशन है, ठीक है, लॉ की जो इंटेंशन है वो सही नहीं है और उनको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए पीपल उस कानून को, उस लॉ को क्रिटिसाइज कर देते हैं। पब्लिक मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं या न्यूज़पेपर्स पे लिखते हैं, टीवी न्यूज़ पे रिपोर्ट, चैनल्स पे क्या करते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं। जैसे कि हमारी एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सिटीजन जो है वो अपनी अनविलिंगनेस जो है वो मतलब लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, जब उनको लगता है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हैं वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे हम अपनी उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये लगता है कि कानून, पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किया गया है वो गलत है, देन वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है कि वो उस कानून को क्या करे, चेंज करे। जैसे कि एग्जांपल दी है, various municipal laws on the use of space within municipal limits often making hawking and street vending illegal। कहने का ये मतलब है, देखिए म्यूनसिपल लॉज जो है या म्यूनसिपैलिटी जो है वो सिटी के अंदर आ जाती हैं, तो सिटीज़ में आपने कई बार देखा होगा कि इन्होंने रेडी लगाई होगी, ठीक है, कुछ सामान बेचने के लिए घरों घरों में चले जाते हैं, कुछ सेब सब्जियों की रेडी लगाई होती है, ठेले लगाए होते हैं। तो ऐसे तो अगर देखा जाए, गवर्नमेंट अगर इसके अगेंस्ट कोई लॉ बना रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन अब जैसे देखिए
एक सिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना बिजनेस खोल रखा है, इन्होंने रेडी लगा रखी है, इन्होंने रेडीज लगाई हुई हैं, ये अपना सामान बेच रहे हैं। अब कुछ लोग इनसे सामान भी खरीदते हैं क्योंकि ये सस्ता बेच देते हैं, ठीक है। अब अगर म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल लॉज अगर बनाए जाएं तो वो अगर इन लोगों को बोलेंगे कि यहाँ से निकलो, तो वो तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो उनकी जगह है, म्यूनसिपैलिटीज़ की जगह है, वो बोल सकते हैं। लेकिन अब जो ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इनके लिए तो वो नुकसान है, इनके लिए तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि ये इनका पूरा रोजी रोटी का धंधा जो है या काम जो है वो इन इसी सामान को बेचकर यहाँ पे रेडी लगाकर जो था वो चल रहा था, ठीक है। तो वो लोगों के लिए वो अनफेयर हो जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल की नज़र में वो तो लीगल रहता है। इसीलिए क्या बोला गया है कि कुछ लोग जब ऐसे मतलब उन ऐसे प्रोटेस्ट करने लगते हैं, ऐसा हुआ भी था, तो लोगों ने इसको इस लॉ को फेयर नहीं माना और वो उन्होंने कोर्ट तक जो है वो अपनी गुहार लगाई और कोर्ट को बोला कि भाई ये लोग, ये जो इशू है ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम हमारे लिए ये गलत काम कर रहा है। सो कोर्ट ने क्या किया, इस लॉ को मॉडिफाई या कैंसिल करने के लिए बोला, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया कि इस लॉ को कैंसिल कर दो। क्या आपने यहाँ पे फिर आपका ये लास्ट रह जाता है, आपको ये कुछ पिक्चर्स वगैरह दी हुई हैं, आपने 7th में पढ़ा होगा वुमेन मूवमेंट्स के बारे में। ये पिक्चर्स जो हैं, ये फोटोज़ जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीजन्स को अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कैंपेन्स निकाली जा रही हैं, उसके बाद एकता, राष्ट्रीय एकता दिखाई जा रही है। तो ये जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं ये सब आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद लास्ट में बोला है, वी नीड टू रिमेंबर दैट अवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव्स। कहने का ये मतलब है कि हमारा जो काम है, हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि हमारा जो काम है एज अ सिटीज़न वो तब भी नहीं ख़त्म हो जाता जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं, अपने मिनिस्टर्स को चुन लेते हैं। रैदर हमें न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में ये क्लियरली देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे एमपीज़ काम कर रहे हैं। अगर वो सही काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर वो गलत कर रहे हैं तो हमें उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly. ये हमारे citizens का ही काम होता है कि हम देखें हमारे representative जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहे होंगे हमें उनको appreciate करना चाहिए, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो हमें उनके अगेंस्ट जो है वो criticism दिखाना चाहिए, उनको अगेंस्ट उनको criticize करना चाहिए। ये सारा का सारा जो है ये एक citizen के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक जो है, आज का यूनिट जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।